हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन साइड के कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं इस मंथ के एंड पे। और वहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल कैंपेन कर रही, इलेक्शन कैंपेन्स में मसरूफ़ है। लेकिन इस दौरान जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो भी बहुत एक्टिव हैं और उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जी कश्मीर के जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान साइड का जो कश्मीर है, उसके जो लोग हमारे साथ आके मिल जाएं। कि पॉलिटिकल एक स्लोगन है या वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कोई काम करने की क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि बड़ा एक ऐसा इशू रहा है कश्मीर का कि जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत दूरियां हैं अभी भी। जब हम बात करते हैं तो बल्कि राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि अगर बातचीत भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर टेररिज्म को रोका जाए। क्या हो रहा है, क्या नहीं, कश्मीर के अंदर हालात कितने बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान का रोल कैसा रहा है, इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल वर्कर है बीजेपी की, इसके अलावा एज ए प्रोफेशन लॉयर है, लॉ एक्सपर्ट है, और इसके अलावा जो है वो एनालिस्ट है। मुख्तलिफ फोरम्स पे हम उनको, टीवी चैनल्स पे और जो सोशल मीडिया उस पर भी हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते रहते हैं। नाजिया इलाई खान ने मुझे ज्वाइन किया। नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका भी है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। नाजिया, एक तो ये बता दीजिएगा कि राजनाथ सिंह साहब बड़े एक मजबूत आदमी, और हम ये कह सकते हैं कि कुछ 3-4 लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के, हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, बड़े करीबी हम समझते हैं या देखे जाते हैं, और बड़े पावरफुल भी, उनकी आवाज़ भी बड़ी दूर तक जाती है। उनका ये स्टेटमेंट कि जो कश्मीर के लोग हैं वो आके हमारे साथ मिले, हम उनको अपना समझते हैं और पाकिस्तान उसको फॉरनर कहता है, यानी गैर मुल्की कहता है। थोड़ा सा इसकी एक आप क्योंकि आप खुद पॉलिटिक्स में हैं, ज्यादा करीब से चीजों को देखती हैं, और मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब हो, नरेंद्र मोदी साहब हो या कोई और हो, उनकी स्टेटमेंट्स या उनकी चीजों को शायद आप हमसे बेहतर और करीब मॉनिटर करती होंगी, एनालिसिस करती होंगी। क्या कहेंगी इस हवाले से? अगर भाई, बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने मुझे दिया है और मेरा पसंदीदा टॉपिक आपने मुझे दिया है। उसके लिए तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र की सरकार, पिछले थर्ड टर्म हमारा माशाल्लाह चल रहा है जी, और जो भी मंत्रालय के और कैबिनेट मिनिस्ट्री के चेयर पर होता है, उसकी कोई भी एक भी बात हवाबाजी नहीं होती है। उस बात में बहुत ही डीप बात होती है और बहुत सारे तथ्य होते हैं और बहुत सारे सत्य के आधार पर उस बात को वो जनता के सामने या प्रेस के सामने या मीडिया के सामने या प्रेस रिलीज में बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह जी ने बोला है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पे ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको भी ये चीजें होमवर्क के द्वारा दी जाती है। उनको भी ये समझाया जाता है कि आप कोई भी बात हवाबाजी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे देश की, इस पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी और एक बहुत रिनाउंड पार्टी में और एक बहुत फेमस और ग्लोबली पावरफुल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर निखर करके और उभर करके आए हैं इस 21वीं सदी में। राजनाथ सिंह जी ने बोला कि पीओके वाले जो है, जो पाकिस्तान को फॉरेन समझते हैं, लेकिन हमें वो अपना समझें, अपना घर समझें, और हमारा रेसिडेंट होने के लिए वो बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना। बिल्कुल सही बात कहा है। अच्छा, ये बात कोई अचानक से तो नहीं कही गई है। याद कीजिए 2014 में जब मोदी जी शपथ ले रहे थे और उसके बाद जब वो पहली बार पार्लियामेंट गए थे, तब भी उन्होंने पीओके के बारे में बात की थी और अमित शाह जी ने भी किया था। उसके बाद 2019 याद कीजिए, 2019 में से लेकर के 2023 तक में जितने भी हमारे लोकतंत्र के मंदिर में सभा लगी थी पार्लियामेंट में, उसमें हर बार पीओके को लेकर के बात अमित शाह जी ने छेड़ी। उसके बाद फिर जो हमारा स्पेशल सेशन हुआ था फकर भाई पार्लियामेंट का, जिसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाया गया,
और उस वक्त भी ये घोषणा की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास है उसमें सितंबर में इलेक्शन होने के बाद, जो आपने खुद भी बता दिया कि भाई जो बोला वो हुआ, सितंबर में इलेक्शन हो रहा है और उसके बाद फिर हम पीओके में इलेक्शन करेंगे, जिसमें कितनी सीटें महिलाओं को दी जाएंगी और कितनी सीटें पुरुषों को दी जाएंगी, कितनी सीटें एससी एसटी की होंगी, कितनी सीटें ओबीसी की होंगी, कितनी सीटें मुसलमानों की होंगी, ये भी बोला जा चुका है। देयर इज नथिंग न्यू, ये भी बोला जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से प्रदर्शन बलोच में मारंग कर रही है, जिस हिसाब से प्रदर्शन सिंध प्रोवांस में हो रहा है, जिस हिसाब से प्रदर्शन पीओके में हो रहा है, पीओके के लोग जो है वो आपके राष्ट्र संगीत, मतलब पाकिस्तान के जो देश का जो इस्लामिक संगीत है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पीओके के लोग जो है वो आपकी सरकार, पाकिस्तान की सरकार को अपनी सरकार के हिसाब से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पीओके के लोग 15 अगस्त को भारत का झंडा लहराते हैं, पीओके के लोग 15 अगस्त को ढोल बाजे नगाड़े बजाते हैं, पीओके के लोग हमारे राष्ट्र संगीत को गाते हैं, पीओके के लोग बार बार ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भारत में जुड़ना है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बोला जाए, नहीं जोड़ा जाए। देखिए फखर भाई, हर एक व्यक्ति को डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी होती है, ये बेसिक नीड होती है, ये बहुत बेसिक नीड है और हर देश की जनता इस बेसिक नीड को ग्रैब करना चाहती है। आज अगर भारत में आप सोचिए कि ये बेसिक नीड हमें ना मिले, हम आज़ादी से कोर्ट ना जा सके, हम आज़ादी से यूनिवर्सिटीज ना जा सके, हम आज़ादी से शिक्षा ना ले सके, हमें एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाए, हमें खाने की कमी हो जाए, हमें पहनने की कमी हो जाए, हमें अस्पताल की कमी हो जाए, तो हम भी अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी सड़कें ना अच्छी हो, हमें बिजली ना मिले, हमें नेटवर्क इंटरनेट ना मिले, हमें पानी ना मिले, तो हम भी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अ पार्ट that I am with बीजेपी, मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे मेरी जरूरियात नहीं मिलेगी तो एक वक्त आएगा कि मैं चीखने लगूंगी कि भैया ये बीजेपी का गाना मैं क्यों गाऊं, जब मुझे मेरे मेरे पेट में खाना ही नहीं मिल रहा है, जब मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी ही नहीं मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी पर काम किया, डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट पर काम किया, और देखिए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट, जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी आई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, इससे क्या पूरी दुनिया का एक भी व्यक्ति इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता है, किसी भी हाल में नहीं कर सकता है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि राजनाथ सिंह जी ने जो अपने स्टेटमेंट को दिया है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया है और बहुत सूझबूझ के साथ दिया है। पूरे ब्लूप्रिंट और पूरे ग्राफ को और पूरी स्ट्रैटेजी को सेट करने के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, इस देश के, भारत देश के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान आया है, इसको मुझे पता है कि आपकी सरकार बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है और पूरी दुनिया भी इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। अच्छा नाज़िया, एक बात तो खैर बयान हम सुनते हैं मुख्तलिफ, पाकिस्तान की तरफ से भी हम ये बयानात सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान का अपना एक नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से। हम छोटे थे उससे पहले से भी ये चीज़ें चलती हुई आ रही, अभी भी चल रही हैं। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ मुमकिन होती है रियलिटी बेस अगर हम बात कर लें? ठीक है, सियासत एक अलग चीज़ है। कोई मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट देता है, मैं ये नहीं कहता कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। वो डिफेंस मिनिस्टर दे दें या कोई और मिनिस्टर दे दें, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, बिल्कुल होती है, और मेरे ख़्याल पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड भी आना इस पे बाकी है। लेकिन फिर भी क्या ये चीज़ें मुमकिन हैं? 77 ऑलमोस्ट ईयर हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, और कश्मीर के मुद्दे को भी ऑलमोस्ट इतना ही अरसा हुआ। तो क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर, मतलब इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि हम तो ये सुनते हैं कि जी वो पाकिस्तान को कहते हैं कि जी आपसे कश्मीर नहीं सँभाला जाता, पाकिस्तान कहते हैं जी हमारा शहर आग गया है। मतलब एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ बयानात में उसकी बात करूँगा। वो सरकार है, दोनों तरफ पाकिस्तान की सरकार है, उस तरफ हिंदुस्तान की सरकार है, उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती है, हम सुनते रहते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं और हम उस पे शोज़ भी करते हैं। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? फखर भाई, एक होती है पॉलिटिकल बयानबाजी,
जो नेता करते हैं मंच पर चढ़ करके और तालियां बटोरते हैं, और एक होता है कैमरे के सामने बोलना जो ऑन रिकॉर्डेड होता है। कल को शायद अगर मैं मर भी गई तो जो इंटरव्यू और जो कन्फ्रंटेशन और जो डिस्कशन मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, ये मेरे मरने के बाद भी रह जाएगा। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पिछले 75 साल में 2019 से पहले, अभी तो 78वें साल में हम जी बिल्कुल, जी सही कह, लेकिन 2019 से पहले लोग इस बात को भी मानने को तैयार नहीं थे कि आर्टिकल 370 हम हटा दें। हमारे केंद्र की सरकार इस चीज में सक्सेसफुल हो जाएगी। और मैं आपको बयान गिनवा देती हूँ। गांधी परिवार, पूरा का पूरा गांधी परिवार ने कहा था कि वो सियासत छोड़ देगा अगर मोदी 370 हटा दिया। ये उनका बयान था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था 370 हटाना, पागल है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है, मोदी अपने 10 जन्म में भी ये नहीं कर सकता है। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान था। सलमान खुर्शीद साहब जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके, जो लॉ मिनिस्टर रह चुके, उनका कहना था कि 370 कहां से, कैसे, जो एक बहुत बड़े इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के सबसे बड़े न्यायपालिका के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने कहा 370 कैसे हट सकता है। और उसके बाद जब 370 हट गया तो कपिल सिब्बल साहब जो अभी उन एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायपालिका में, जिसने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी का इतना ब्रूटली रेप और मर्डर किया है, उनको बचाने के लिए वो खड़े हुए हैं। तो उन्होंने तकरीबन 1.25 साल 370 पर हेयरिंग की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ भारत को कन्विंस किया है कि 370 नहीं हट सकता है। लेकिन संविधान के जिस पन्ने को भी खोला गया, संविधान के जिस आर्टिकल को भी खोला गया, संविधान के जिस चैप्टर को भी खोला गया, सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को भी मजबूर होना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि हम संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकते। और संविधान कह रहा है कि उन्होंने जब 370 हटाया है तो उन्होंने अंडर द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हटाया है। ये हो गई एक बात। जो कहते थे कि इम्पॉसिबल है, नहीं हटेगा, और पूरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कहता था या तालिबान कहता था या अफगान कहता था या चाइना कहता था, नहीं, हमारे भारत में रह रहे बड़े बड़े नेता मंत्री के साथ साथ बहुत सारे लिबरल हिंदू भी कहते थे और मुसलमान तो कहते ही थे। पर अब सवाल उठा है कि क्या ये पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल कि पीओके हम ले सकते हैं? और मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि नाक के नीचे से हम पीओके ले लेंगे और फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच में ये हो गया, हम तो बात ही चर्चा ही करते रह गए और सच में ये हो गया। देखिए, हमें फकर भाई, खुदा की कसम, हमें यकीन बिल्कुल नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम बहुत सारी चीजों में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना के पास, डिफेंस चाइना का बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली चाइना बहुत स्ट्रांग है। लेकिन किसको पता था कि 2023 का जब अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेटा ग्लोबल वर्ल्ड से आएगा, उसके वेबसाइट पर आएगा, तब पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में चाइना जो है वो बहुत आगे निकल चुका है, वहां के लोग बहुत अनएम्प्लॉयड है। चाइना 4.7% पर चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारा जो देश है भारत वो 4.2% पर चल रहा है। मतलब चाइना हमसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। और क्रक्स में अगर निकाला जाए, पूरी पॉपुलैरिटी में अगर निकाला जाए चाइना की, तो चाइना 21.3% अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में चल रहा है। अब बैंकक्रप्सी में अगर निकाला जाए तो चाइना की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग सपोर्ट और जो बैकबोन था, जो कंपनीज थी, आज वो बैंकक्रप्ट है और पूरे दुनिया की पुलिस उस कंपनीज को ढूंढ रही है। अब जैसे देखिए एवरग्रांड कंपनी, उसके बाद फिर टियानरुई कंपनी, तो ऐसी 4-5 ऐसी कंपनीज हैं चाइना की जो चाइना के फाइनेंशियल कंडीशन को बैकबोन की तरह सपोर्ट करती थी। लेकिन आज ये बैंकक्रप्ट है, पूरी दुनिया की पुलिस इसको ढूंढ रही है। द सेकंड थिंग इज कि 2011 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो था वो 8.2% था और सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। और चाइना जो था वो 4.5 पर था अनएम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया और क्राइसिस में। तो
वाकई जी। में हम बहुत नीचे से बहुत ऊपर 10.5 साल में आए हैं और लोगों ने ये अनुमान और ये अनुभव नहीं लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी में भारत आगे निकल जाएगा, इकोनॉमिक्स में भारत आगे निकल जी। जाएगा, उसके बाद फिर थर्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगा, उसके बाद फिर फाइनेंशियल में हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, जी। उसके बाद फिर हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर आ जाएंगे। ये किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे कला थे, बहुत सारे क्रिएटिव लोग थे, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थे, जिनको यूज नहीं किया जा रहा था, जिनके दिमाग को और जिनकी क्रेडिबिलिटी को, जिनकी कैपेसिटी को कांग्रेस की सरकार कभी भी चर्चाएं आम पर ला नहीं रही थी। अब आती है बात कि क्या कांग्रेस ने जो 53-54 साल सरकार में बैठी रही, 370 तो कांग्रेस भी हटा सकती थी और पीओके को कांग्रेस भी ले सकती थी, लेकिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक खास समुदाय से और एक खास मजहब से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी साहब ने हमारे ही इंटेलिजेंट्स, हमारे ही रॉ एजेंट्स को मरवाया था। कहाँ? उन्होंने इराक में। सही। वेरी शॉकिंग रेवलेशन ऑन कांग्रेस, हमारे लिए बहुत शॉकिंग है और हमें बहुत आश्चर्य भी होता है, बहुत अफसोस भी होता है कि जिस देश के वासियों ने, जिस देश की मोर और लेस 150 करोड़ के हिंदुओं की आबादी ने आपको, हमीद अंसारी साहब को, इस देश का 15 साल उपराष्ट्रपति बनाया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत बनाया, और वही हमीद अंसारी साहब अपने चेयर पर बैठ करके क्या करते हैं, वो इराक को हमारे भारत के रॉ एजेंट्स का एड्रेस, फोन नंबर और उनका आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि इराक को हमारे रॉ एजेंट बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए, डेथ वारंट निकालना है तो डेथ वारंट भी निकाल लीजिए। और मैं ललकार रही हूँ कांग्रेस को, मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को ललकार रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप अपने चमचों को, आप अपने दलालों को मेरे पीछे लगाइए या सर्वोच्च न्यायपालिका में आप मेरे खिलाफ केस कीजिए, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में रह करके, इस देश के इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन करके, इस देश के उपराष्ट्रपति बन करके हमीद अंसारी साहब को उपराष्ट्रपति के चेयर पर ये अथॉरिटी किसने दिया कि वो हमारे इराक में रह रहे रॉ एजेंट्स की आइडेंटिफिकेशन वो वहां के डिप्लोमेट को देंगे और कहेंगे कि आप डेथ वारंट निकाल लीजिए? हम क्यों मानेंगे? हम कैसे विश्वास कर लें? अब अभी देखिए, ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट बैठे हुए थे, प्रोफेसर किशोर साहब। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके, यूके को पीछे छोड़ करके यूएनएससी की सीट पर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल कंट्री पर कब्जा कर लेगा भारत, और अब यूके को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी यूएनएससी की और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल कंट्री भारत को देनी पड़ेगी, क्योंकि भारत इस सिचुएशन पर आकर खड़ा हो चुका है। डिप्लोमेट जो सिंगापुरियन है, प्रोफेसर साहब, जिन्होंने वर्ल्ड ग्लोबल मीडिया को अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि इस पूरी दुनिया के इतिहास के पन्ने खोले जाए और एक प्रधानमंत्री बताया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन में वो रशिया भी चला जाता है और वो यूक्रेन भी चला जाता है और दोनों प्रेसिडेंट उनका वार्म वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आपकी बात को हम जरूर मानेंगे। मेलोनी इटली की वो कहती हैं कि भाई एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवा सकते हैं। तो इतने सारे इम्पॉसिबल काम जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, पीओके क्यों नहीं ले सकते हैं? अच्छा, नाज़ी, एक चीज़ 370 की बात बहुत होती है कि 370 पहले बोला गया और फिर हटाया गया बिल्कुल अगस्त 2019 में, लेकिन वो एक इंटरनल चीज़ थी, इसलिए हिंदुस्तान ने उसको हटा दिया गया। अगर आप कश्मीर की बात करें, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो
वहाँ पे फ़ौज है, वहाँ के लिए जंग और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही चला जाएगा। 370 तो चले, आप लोगों का जो भी एक देखना पड़ा पॉलिटिकली या जो कुछ भी देखना पड़ा, वो एक अलग चीज़ थी। उसका एक बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था। लेकिन अगर इस वाले एक साइड के कश्मीर की बात की जाती है, तो उस एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज है, उस तरफ हिंदुस्तान की फ़ौज है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कहा जाए कि जी ये सारा कुछ नहीं होगा और फिर जो है वो आके हमारे साथ मिल जाएँगे या शामिल हो सकते हैं या हम ले सकते हैं? वो किस तरीके से हो सकता है? मुझे थोड़ा-सा समय दीजिएगा ताकि मैं डिटेल्स में अच्छे से प्लीज़, समझा प्लीज़। सकूँ ज़रूर, और ज़रूर, ज़रूर। व्यूअर्स को मैं समझ में आ सके। प्लीज़, प्लीज़। अभी पिछले 3 दिन से राहुल गांधी जी यूएस के वॉशिंगटन के दौरे पर हैं जी, और 123 यात्रा उन्होंने फॉरेन कंट्री की, जिसमें उन्होंने भारत के विरोध में बातें की और भारत का विरोध करने वाले संगठन से उन्होंने मुलाकात की। और इस बार भी जब वो वॉशिंगटन और विदेशी यात्रा में जब वो अलग-अलग लोगों से मिल रहे थे और अपनी प्रक्रिया रख रहे थे, अपने स्टेटमेंट्स को दे रहे थे, तो उन्होंने भारत के विरोध में ही दिया और उन्होंने चाइना को बहुत अच्छा बताया और भारत को बहुत बुरा बताया। सही। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे भारत की जो सरकार है, वो महिलाओं को बहुत वैल्यूएबल नहीं समझती है। हालाँकि ये पहला 21वीं सदी जितनी भी सदियाँ आ रही हैं और पिछले 78 साल में ये साढ़े 10 साल ऐसा गुज़रा है, जिसमें महिलाएँ भारत की जो है वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सेफ और सिक्योर समझी हैं और बड़े-बड़े मंत्रालय पर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की सरकार ने महिलाओं को बैठाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी, तो जिस तरीके से चाइना के पास राहुल गांधी हैं भारत का बुरा करने के लिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के पास असदुद्दीन अवैसी हैं भारत का बुरा करने के लिए, मदनी हैं, तौकीर हैं, रशीदी हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के पास हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदूज भी हैं जो पाकिस्तान को अच्छा बोलते हैं और भारत को बुरा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे जी, हिंदू हैं। मैं राइट। आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आज नाज़िया इलाही खान अगर अपने स्टेटमेंट को भारत के प्रति अखंड भारत के लिए रखती है या इस भूमि से बहुत मोहब्बत करती है, तो नाज़िया के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही खड़े होते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं खड़े होते या नाज़िया के खिलाफ एफआईआर सिर्फ मुसलमान नहीं करवाते हैं, हिंदूज भी करवाते हैं। उनको भी ओके, प्रॉब्लम है सही, कि मैं पाकिस्तान को क्यों बताती हूँ कि भारत बहुत खूबसूरत है। मैं राहुल सही। गांधी की तरह पाकिस्तान को क्यों नहीं बताती हूँ कि भारत इतना बुरा है। अरे बुरा होगा तो आपको भी खबर मिलेगी। आप मुझसे काउंटर सवाल कर दीजिएगा कि नाज़िया तुम झूठ बोल रही हो, भारत में तो बहुत बुराई है, तुम छुपा रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं, तो कैसा कहाँ से लेकर आएँगे? तो उसी तरीके से जब जब भारत में जो सबसे भारी मेजॉरिटी हिंदुओं की है, पर उसमें भी एक ग्रुप है, एक घेराबंदी है, जो पाकिस्तान का समर्थक है, मुसलमान पाकिस्तान के समर्थक 15 करोड़ हैं, राहुल गांधी चाइना के समर्थक हैं, अवैसी पाकिस्तान का समर्थक है। उसी तरीके से इतनी ज़रा-सी बात क्या पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है कि पीओके में मोदी जी के भी समर्थक होंगे बैठे हुए। सही। पीओके के प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो दिल से चाहते होंगे कि मेरा खून बहे तो बहे, मेरी जान जाए तो जाए, पर अपनी ज़िंदगी में अपना खून बहा करके हम पीओके को भारत में जोड़ कर रहेंगे। हुँ, जब नेहरू इस देश का बँटवारा करके खुद को प्रधानमंत्री बना सकता है, जब राहुल गांधी इस देश में चिंगारी लगा करके, इस देश की विरोधिता करके, इस देश के विरोध में विदेशी मुल्कों में जाकर के ज़हर उगल सकता है, तो पीओके में ऐसी मानसिकता के लोग नहीं होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री से बहुत मोहब्बत करते होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन करते होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उनके उनके छत्रछाया में, उनके आशीर्वाद तले वो आगे की अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते होंगे, जो चाहते होंगे कि मेरा फ्यूचर, मेरी आने वाली पीढ़ी भारत के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ भारत का हो करके आगे बढ़े। हो सकता है ना? जब जिन्ना के साथ एक कॉन्स्पिरेसी करके नेहरू साहब देश का बंटवारा करके अपने आप को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिन्ना साहब अपने आप को कायदे आजम और पाकिस्तान का वजीर आजम बना सकते हैं, तो मोदी जी के समर्थक पीओके में क्यों नहीं हो सकते? और ये कोई इंटरनल बात नहीं बोल रही हूँ मैं।
जिस हिसाब से पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे भारत के झंडे को लहराया जा रहा है, जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रगान को गाया जा रहा है, ये तो खुलेआम है कि भाई मोदी जी के समर्थक पीओके में हैं। चल ऐसे ही ये देखते हैं, क्योंकि यही शायद पाकिस्तानियों को भी हुआ करता था कि जी वहाँ तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, और वो पाकिस्तान के फ्लैग उठाकर वो प्रोटेस्ट करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वो कश्मीर हिंदुस्तान के पास है और ये वाला कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के पास है। और कुछ बातें ऐसी भी आ रही है इंटरनेशनली, जो गेम खेलने वाली बड़े पावर्स हैं दुनिया के, कहते हैं कि उन्होंने भी बोला हुआ है कि आप उधर बैठे रहें और इनको इधर बैठने दें। तो शायद ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं दावा कर रहा कि नहीं जी कोई जो बाइडेन ने मुझे कॉल करके ये बता दिया था या कोई किसी और ने मुझे कॉल करके बता दिया था, बट ऐसी चीजें भी सुनने में आ रही हैं। क्या हो सकता है? और डायलॉग, जी जी प्लीज आप बोले, नाज़िया आप बोले। फखर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जिस हिसाब से पाकिस्तान में है, हमारे देश के सिर्फ टाटा, रतन टाटा साहब अगर कुछ उलट के कुछ उछल के दे देते हैं पाकिस्तान की सरकार को, वजीर आजम को, तो मुझे लगता है कि वो तो बॉन्ड पेपर पे साइन कर करके पीओके हमें दे देंगे, क्योंकि आपके यहाँ पोर्ट बिका हुआ है, आपके यहाँ बंदरगाह बिके हुए हैं, आपके यहाँ कई जमीनें, एकड़ एकड़ जमीनें जो हैं वो लोन पर हैं, आपका न्यूक्लियर पावर लोन पर है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस और भूख एक ऐसी चीज होती है, भूख की शिद्दत एक ऐसी चीज होती है कि वो बिकाऊ होने पर मजबूर कर देती है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप खुद में लड़ रहे हैं। अभी 2 दिन तक इमरान खान की पार्टी जिस हिसाब से रोड पर थी और आपके लोग जिस हिसाब से, आपके अभी की सरकार के लोग जिस हिसाब से रोड पे थे, मुसलमान बम मार रहा था, मुसलमान बम खा रहा था, तो अगर इसको सुपरस्टिशियस तरीके से या प्रो मुस्लिम एंगल से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान पर ऑलरेडी अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका है। देखिए वो तो क्राइसिस आपके यहाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके यहाँ, एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस आपके यहाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस आपके यहाँ, आजादी का क्राइसिस आपके यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक कि अल्लाह का खैर तो आपके ऊपर, आप मतलब पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हो ही चुका है। देखिए मेरे ख्याल में हम अगर इसको इस तरह देखें कि मिसमैनेजमेंट की वजह से हम हर चीज़ खुदा पे क्यों डाल लें, अगर गलती मैं करूंगा और मैं कहूँगा नहीं ये खुदा ने किया, और अच्छा मैं करूंगा तो वो फिर मैंने किया होता है। बेसिकली हमारी बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज जो आप बातें कर रही है उसमें कोई, मैं ये नहीं कहता, आपको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि हमने रखवाई नहीं है चीज़ें या हमने बेची नहीं है चीज़ें या फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसको पैदा किया गया है और उसको शायद हम पाकिस्तान या हमारी हुकूमतों ने किया ना, उसमें हिंदुस्तान का कोई कसूर है ना, उसमें अफगानिस्तान का कोई लेना देना था, ना कोई खराबी है, ना अमेरिका का, ना किसी और का। वो गलतियां हमने की और शायद इसी वजह से हम उसको भुगत रहे हैं। वो ठीक करनी पड़ेंगी और उसको ठीक करने के अलावा शायद मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट कि मैं कहूंगा कि जी हमारे ऊपर 200 अरब डॉलर का कर्जा है और वो वैसे ही मतलब मैं चुटकी बजाऊंगा या शहबाज शरीफ साहब चुटकी बजाएंगे, वो इमरान खान साहब चुटकी बजाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा। और अक्सर हम हिंदुस्तान की एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने भी अपने आप को काफी क्राइसिस से निकालकर एक बड़े लेवल पे लेके आए हैं। जी जी प्लीज आप बोलिए। फखर भाई, मैं बस ये बोल करके और आपका समय नहीं लूंगी। We always want to groom ourselves, है ना? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खुद को बहुत ग्रूम करते हैं, खुद को बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ताकि हमारा जो दिमाग है वो और खुले। हम अगर 20,000 की नौकरी करते हैं तो फिर 50,000 पर जाते हैं, फिर लाख रुपए पर जाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा इंटेलिजेंट, हमारा दिमाग, सब चीजें बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम 78 साल में देखें तो वो नीचे आता गया है ना? अच्छा, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी मिसमैनेजमेंट, मैं कभी सुपरस्टिशियस होती ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नमाज पढ़ना और अपने फराइज को अंजाम देना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बीइंग अ मुस्लिम। आई एम अ मुस्लिम, मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह मुझे मुसल्ले पर मनसलवा दे देगा। बिल्कुल भी ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक कहावत भी कोशिश करनी पड़ेगी। हिले रोजी और बहाने मौत, जब तक हम हिलेंगे नहीं, हमारे पास रोजी नहीं आती है, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहाना नहीं लगता है तब तक मौत नहीं आती है। खांसी भी जरूर होती है तभी मौत आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिसमैनेजमेंट भी ना एक ड्यूरेशन तक चलता है, 1 साल तक चलता है।
पर पाकिस्तान धीरे-धीरे नीचे, 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 नीचे और अब एग्रीड। ऐसे हालात आ चुके हैं कि लोग रोड पर निकल कर के कहते हैं कि हम बच्चे को खिलाएँ या बच्चे को पहनाएँ। एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल हम ऐसा ही है। बच्चे को पढ़ाएँ या बच्चे को पालें। हम 3 वक़्त का खाना बेशक, नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, हम शिक्षा कहाँ से दे पाएँगे? तो ये जो एब्सोल्यूटली राइट। चीज़ें है ना, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये बायस्ड मिसमैनेजमेंट है। दिस इज़ कॉल्ड बायस्ड एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट। दिस जिसे कहना है एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट, कि हमने इस चीज को मतलब कोई एक दफा नहीं किया, बार बार करते रहे, बार बार वो गलतियों को दोहराते रहे, बार बार वो खराबियां जो हमें दुरुस्त करनी चाहिए थी नहीं की हमने। हम सिर्फ कर्जा लेते रहे, अपनी इकोनॉमी उससे चलाते रहे, और आज 2024 में भी हम उसी फार्मूले के तहत उसको चलाना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए फिर अब हमें लोग बात भी करते हैं, लोग समझते भी ये चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि फ़खर यूसुफ़ज़ई और नाज़िया इलाही खान सिर्फ बात करें, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। तो जब तक हम अपने आप को, अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये मसले मज़ीद बदतर हो सकते हैं। खैर एनीवे नाज़िया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। धन्यवाद।